हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हम एक नई कहानी और आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहानी भी हमारे जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ हम नई कहानी लेकर आएंगे और हॉरर की कहानियां भी जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 37 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। टेलीविजन स्क्रीन पर रेड वाइन कॉम्पिटिशन शोर गूंज रहा था। एंकर की आवाज में गजब का उत्साह था। एंकर ने अनाउंस करके कहा, मारवा कॉम्पिटिशन्स द्वारा ऑर्गेनाइज इस रेड वाइन कॉम्पिटिशन का समापन हो चुका है और विनर है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की मशहूर डायरेक्टर मयूरी। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। स्क्रीन पर मयूरी की छवि उभरी। वो बहुत सहज और आकर्षक लग रही थी। इंडियन स्टाइल की साड़ी में जगह उन्होंने ढीली काली कमीज और टाइट जैसी पहनी थी। गले में लापरवाही से डाला गया ये स्कार्फ और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जो उसके कॉन्फिडेंस को बयां कर रही थी। तभी एक एंकर ने माइक उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, डायरेक्टर मयूरी, आपने रेड स्पैरो ब्रांड के साथ सबको पछाड़ दिया। इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगी? मयूरी ने गोल्डन ट्रॉफी को मजबूती से थामा और मुस्कुराकर कहा, मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, लेकिन सबसे खास धन्यवाद मिस जानवी मारवा को। उन्होंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज न किया होता तो मुझे मौका न दिया होता, तो मैं आज यहाँ न होती। मिस मारवा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। बैंग, तभी एक रिमोट कंट्रोल सीधा टीवी स्क्रीन से टकराया। स्क्रीन चकनाचूर होकर काली पड़ गई। उस आलीशान कमरे में सन्नाटा छा गया। जानवी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसके असिस्टेंट डर के मारे कांप रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और काले कपड़े पहने दो आदमियों ने मधु को कमरे में धकेल दिया। जानवी ने अपनी असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा किया और मधु की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, मधु, यही है तुम्हारी वफादारी? मैंने तुमसे मयूरी की रेड वाइन बदलने को कहा था। तुमने मुझे धोखा देने की उम्मीद कैसे की? वहीं मधु के चेहरे पर नहीं, बल्कि एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने बेपरवाही से कहा, जानवी, अगर तुम मयूरी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? मयूरी चैंपियन है, तुम बस अंधेरे में जलती रहो। उसकी बात सुनकर जानवी ने दांत पीस कर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मयूरी की वफादार कुतिया बन जाओगी। आगे से मधु ने उसको करारा जवाब देकर कहा, हाँ मैं कुतिया हूँ, तो भी वफादार हूँ, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। उसकी बात सुनकर जानवी का सब्र टूट गया। वो मधु के करीब आई और उसने फुसफुसा कर कहा, तुम बहुत क्रूर हो। क्या तुम्हें अपने छोटे भाई की जान की भी परवाह नहीं? उसकी बात सुनकर मधु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर पूछा, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? तभी जानवी ने अपना फोन निकाला। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने मधु की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब अपने भाई की मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो कॉल का बटन दबाने ही वाली थी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और तालियों की आवाज के साथ एक परिचित स्वर गूंजा, मिस मारवा, मेरे खिलाफ जाने के लिए तुम सचमुच किसी भी हद तक गिर सकती हो। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर जानवी अपनी जगह पर जम गई। उसके सामने मयूरी खड़ी थी। उसको देखकर जानवी का गुस्सा और ऊंचा हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी, तो ये सब तुम्हारा जाल था? आगे से मयूरी मुस्कुराकर आगे बढ़ी और उसने कॉन्फिडेंस से कहा, जी हाँ, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने मधु को चुना। हम सभी बहनों से बढ़कर हैं। मधु ने मुझे सब बता दिया था और हमने तुम्हारे इस खतरे के जाल को बदल दिया। मेरी जीत से तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है जानवी। उसकी बात सुनकर जानवी पागलपन की हद तक हताश हो गई। उसने फोन उठाकर मयूरी को धमकी देकर कहा, बहुत अच्छे, तो फिर अपनी इस बहन के रिश्ते की कीमत उसके भाई की जान से चुकाओ। ये कहकर उसने किसी को फोन मिलाना शुरू किया। तभी मयूर ने उसे रोक कर कहा, रुको। उसको ऐसे खुद को रोकते देखकर जानवी की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? अब तुम मुझसे भीख मांगोगी? घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ, शायद मेरा मन बदल जाए। वो सोच रही थी कि मयूरी उसकी इस धमकी से डर जाएगी। उसकी बात सुनकर मधु ने घृणा से कहा, ओह पागल औरत। तभी मयूरी ने अपनी बाहें चढ़ाकर पूछा, मिस मारवा,
क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी? उसने इतना ही कहा कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ किसी ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। एक ही साथ एल्डर मास्टर काशीनाथ मारवा अपने बटलर के साथ अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनको देखते ही जानवी का रंग उड़ गया। वो दौड़कर उनके पास गई और उसने सफाई देने की कोशिश करके कहा, दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये औरत। तभी चटाक एक जोरदार थप्पड़ जानवी के गाल पर पड़ा। काशीनाथ ने कांपते हुए कहा, कमी नहीं। ये कहकर वो गुस्से से सांस फूलने की वजह से काशीनाथ लड़खड़ा गया। तभी उनके पीछे खड़े बटलर ने उन्हें संभाला, लेकिन मयूर ने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ थाम कर कहा, एल्डर मास्टर मारवा, शांत हो जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको बात सुनकर काशीनाथ ने गहरी सांस ली और मयूरी के हाथ पर थपथपा कर कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड का भाई सेफ रहेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। कमरे में भारी तनाव आ गया था। वो समझ गई कि काशीनाथ अपनी पोती के गुनाहों को दुनिया के सामने आने से रोकना चाहते थे। मारवा कंपटीशन की रेपुटेशन दांव पर थी। मयूरी को न्याय पसंद था, लेकिन इस बुजुर्ग की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया। इसलिए मयूरी ने गंभीरता से कहा, ठीक है एल्डर मास्टर मारवा, मैं आपका प्रॉमिस करती हूँ। ये बात यही खत्म हो गई। लेकिन अब जानवी ने दोबारा से हद पार की तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने राहत की सांस लेकर कहा, मैं गारंटी देता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। फिर उन्होंने मयूरी का हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटी, बाहर चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मयूरी भी चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। गलियारे में चलकर काशीनाथ ने उनसे पूछा, बेटी, तुम्हारी इस रेड वाइन की रेसिपी क्या है? उसका स्वाद बिल्कुल अलग और खास था। आगे से मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत आसान है। इसके लिए अंगूर ताजे तोड़े जाते हैं, फिर उन्हें उबलने पानी में पकाया जाता है। उसकी बात सुनकर काशीनाथ हैरान रह गया। उन्होंने हैरान रहकर कहा, उबलते पानी में? यह तरीका तुमने सोचा? आगे से मयूर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मेरी माँ और मैंने मिलकर। मेरी माँ ने वाइन बनाने में बहुत रिसर्च किया है। उसकी बात सुनकर काशीनाथ की आंखों में पुरानी कसक जाग उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, काश मैं तुम्हारी माँ से मिल पाता। वाइन बनाने वाले होने के नाते हमें एक्सपीरियंस साझा करने चाहिए। आगे से मयूर ने चहक कर कहा, जरूर, मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तभी काशीनाथ ने भावुक होकर कहा, बेटी, क्या तुम मुझे जानवी को बचाने के लिए दोषी मानती हो? मेरे खानदान में वारिस बहुत कम है। जानवी ने गलतियां की है, लेकिन वो मेरा खून है। उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द झलक रहा था। आगे से मयूर ने भी उनका दर्द समझा। उन्होंने धीरे से कहा, दादाजी, मेरा मतलब एल्डर मास्टर मारवा, मैं समझती हूँ। मयूरी के मुंह से दादाजी सुनकर काशीनाथ का दिल भर गया। अगर उनकी अपनी बेटी जिंदा होती तो शायद उनकी भी मयूरी जैसी एक प्यारी नातिन होती। उन्होंने पुरानी यादों में खोकर कहा, तुमने पूछा था ना कि मैं अपने होम टाउन क्यों नहीं गया? मैं गया था ख्यालों में। वहां फूलों का सागर था। मेरी बेटी डंडेलियन उड़ा रही थी। उनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। कुछ देर बात करने के बाद काशीनाथ अपने घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ जानवी ने अपमानित होकर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही जानवी ने देखा कि उसकी दादी, जो हमेशा कमरे में रहती थी, आज व्हील चेयर पर नीचे आ रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। तभी पीछे से काशीनाथ भी वहां दाखिल हो गए। दादी ने काशीनाथ को देखकर उनको पुकार कर कहा, रश्मि के पापा, अच्छी खबर है। हमारी रश्मि की खबर मिली है। वहीं उनकी ये बात सुनकर जानवी का दिल बैठ गया। 40 साल बाद उन्हें रश्मि, उनकी खोई हुई बेटी की खबर मिल गई थी। यह सुनकर जानवी को डर लग रहा था कि अगर उनको असली वारिस मिल गया तो उसका क्या होगा। तभी दादी ने कांपते हाथों से कुछ डॉक्यूमेंट्स काशीनाथ को सौंप कर कहा, अमेरिका से आए एक तस्कर जहाज से पुरानी रिपोर्ट मिली। सनशाइन अनाथालय। वहां एक 8 साल की बच्ची थी जिसके गले में एक लाल ताबीज था। वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। ये पक्का हमारी रश्मि है। दादी की बात सुनकर काशीनाथ का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सनशाइन अनाथालय? बटलर, तुरंत जांच करो। उस लड़की को ढूंढो। आगे से बटलर ने सिर झुकाकर सम्मान के साथ कहा, जी मास्टर। ये कहकर वो बटलर तुरंत जांच करने के लिए निकल पड़ा। वहीं जानवी कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके कानों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सनशाइन अनाथालय। उसे याद आया कि सारिका ने उसे बताया था
कि मयूरी की माँ भी सनशाइन अनाथालय से थी और वो भी अनाथ थी। डर के मारे जानवी के पैर कांपने लगे। वो धम से फर्श पर बैठ गई। उसने मन ही मन में कहा, मयूरी की माँ ही रश्मि है, यानी मयूरी मारवा परिवार की असली वारिस है। इसी समय उधर मयूरी, मधु और उनकी टीम ऑफिस के लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। मधु फोन पर बात कर रही थी। तभी मधु ने फोन रखकर राहत की सांस लेकर कहा, मयूरी मेरा भाई ठीक है, लेकिन तुमने जानवी को जाने क्यों दिया? उसे जेल होनी चाहिए थी। आगे से मयूरी ने उसको समझा कर कहा, मधु, मारवा परिवार बहुत ताकतवर है, बिना ठोस सबूत के हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी ओल्ड मास्टर मारवा के साथ मेरा एक अजीब सा लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हें पहले से जानती हूँ और हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। तभी उसको सामने से सुरभि और शिवम आते दिखाई दिए। मयूरी ने दौड़कर सुरभि के गले लगाकर बोला, सुरभि दीदी, मैं जीत गई। आगे से सुरभि ने उसे प्यार से सहारा देकर कहा, तुम्हें बधाई हो, तुम हमेशा से बेस्ट हो। तभी सिद्धार्थ और नितेश भी अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे। सिद्धार्थ की गोद में नन्हा आरुष था। अपनी मां को देखते ही आरुष मचल उठा। उसने अपने नन्हे हाथ फैलाकर कहा, मम्मा। और वो अपनी तोतली आवाज में कह रहा था कि उसकी गोद में वो जाना चाहता है। आगे से सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, अब भी गोद में चढ़ोगे। लेकिन आरुष ने अपने पापा को इग्नोर कर दिया। तभी मयूरी ने हंसकर अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसके गाल चूम लिए। मयूरी ने उससे पूछा, क्या मेरा बच्चा आज अच्छा बच्चा बनकर रहा? तुमने पापा को परेशान तो नहीं किया? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के बगल में खड़े चेतन ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल नहीं, आज लिटिल मास्टर आरुष ने ऑफिस तहस नहस कर दिया था और कीचड़ में सने हुए थे। लेकिन बाप बेटे का रिश्ता ऐसा था कि 2 थप्पड़ खाने के बाद आरुष फिर से अपने पापा का लाडला बन गया था। लेकिन उसने मयूरी से कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन की बात अपने मन में ही दबा ली। उसकी इसी बात से लिफ्ट में वो आ गए थे। सब अंदर दाखिल हुए। भीड़ होने के कारण वो सब आसपास खड़े थे। तभी नन्हे आरुष ने मयूरी की गोद से सुरभि की तरफ देखा और फिर से बाहें फैलाकर कहा, अंत अंत ही। वो गोद में उठाने के लिए कह रहा था। हालांकि आगे से सुरभि झिझकी, लेकिन बच्चे की मासूमियत देख उसे गोद में लेने के लिए आगे बढ़ गई। तभी मयूरी ने नकली गुस्सा दिखाकर कहा, आरुष, अभी तो माँ के पास आए हो, क्या सुरभि दीदी के शरीर पर मिठाई लगी है जो हर वक्त उनके पास जाना चाहते हो? इसके बाद सुरभि बच्चे को संभाल रही थी। तभी मयूरी ने हंसकर टिप्पणी करके कहा, वैसे सुरभि दीदी, आरुष गलत नहीं है, आप सचमुच बहुत अच्छी महकती हैं, जैसे फूलों का नेचुरल रस। उसकी बात सुनकर सुरभि शर्म से लाल हो गई। उसने कभी इत्र नहीं लगाया था और प्रेगनेंसी के कारण वो कोई कॉस्मेटिक भी इस्तेमाल नहीं करती थी। तभी मयूरी की नजर पास खड़े नितेश पर पड़ी। वो बाहर देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके गले की नस पर फपड़ना बता रहा था कि मयूरी की बात सुन रहा है। सुगंधित शब्द ने उस भावहीन दिखने वाले आदमी के अंदर भी हलचल मचा दी। आरुष अब भी सुरभि की गोद में मचल रहा था। ये देखकर मयूरी ने उसे डांट कर कहा, आरुष बस करो, सुरभि आंटी अब बहुत दुबली हो गई है, उन्हें परेशान मत करो। मयूरी सच कह रही थी। सुरभि वाकई कमजोर लग रही थी। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लेकिन इस छोटे से सफर में रिश्तों की नई परतें और पुराने राज खुलने की कगार पर थे। एक तरफ जीत की खुशी थी तो दूसरी तरफ एक ऐसा सच जो मारवा परिवार की नींव हिलाने वाला था। सुरभि का चेहरा, जो कभी बादाम के आकार का और बड़ा खूबसूरत करता था, अब इतना दुबला हो गया था कि हथेली में समझ आई। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद पड़ गई, जिसमें जीवन की चमकदार नदारत थी। उसे देखकर किसी को भी दया आ जाए। लिफ्ट का माहौल अचानक बदल गया। मयूरी की टिप्पणी के बाद लिफ्ट में मौजूद सभी सीनियर एल्डर की निगाहें सुरभि पर टिक गई। तभी एक सीनियर ऑफिसर ने मुस्कुराकर शुभम से पूछा, डायरेक्टर शुभम, क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है? ये तो बहुत खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर शुभम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ सुरभि के कंधे पर रखा और अपनी बाहों में उसे घेरे ले लिया। उसने उसे हिलाकर एक्सेप्ट करके कहा, जी हाँ। वहीं सुरभि का शरीर उसकी बाहों में अकड़ गया। उसने खुद को छुड़ाने के लिए हल्का सा संघर्ष किया, लेकिन शुभम ने उसकी बाह पर पकड़ थोड़ी सख्त कर दी। एक मूक इशारा कि वो उसके सामने उसकी इज्जत रख ले। आगे से सुरभि ने भी हार मान ली और शांत हो गई। तभी दूसरे ऑफिसर ने शुभम से पूछा, डायरेक्टर खत्री, तो हमें आपकी शादी की दावत कब मिलेगी? आपके छोटे भाई के देहांत के बाद?
एल्डर मास्टर, खतरे की सारी उम्मीदें अब आप पर ही हैं। आगे से शुभम ने विनम्रता से जवाब उसकी देकर कहा, हम जल्द ही अमेरिका वापस जा रहे हैं। वहां पहुंचते ही हम शादी करेंगे। दादाजी की इच्छा भी जल्द पूरी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर लिफ्ट में हंसी के ठहाके गूंज गए। तभी एक और सीनियर डायरेक्टर ने कहा, लगता है मिस सुरभि को बच्चे बहुत पसंद है। हमारी दुआ है कि जल्द ही आपका एक गोल मटोल बेटा हो। वहीं सुरभि शुभम की बाहों में कैद थी, सुन्न खड़ी थी। उसे न तो शर्म आ रही थी, न ही खुशी हो रही थी। उसका मन बस लिफ्ट में सामने खड़े उस शख्स को देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। ओ शायद उस शख्स को भी कोई परवाह नहीं थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। नितेश बहाले बाहर आया और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ठंडक ऐसी कि आसपास की हवा जम जाए। तभी सिद्धार्थ ने पीछे से उसको पुकार कर कहा, नितेश। लेकिन नितेश ने मुड़कर देखा तक नहीं, सीधे चलता बना। इसके बाद मयूरी, जो नन्हे आरुष को गोद में लिए हुई थी, सिद्धार्थ और बाकी अधिकारियों के साथ बाहर निकल गई। वहीं लिफ्ट से बाहर आते ही शोरबी ने खुद को शिवम से अलग कर दिया। उसकी नजरें उस दिशा में थी जहां नितेश गायब हुआ था। इसके बाद शोरबी ने विदा लेकर कहा, मयूरी, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मैं अब चलती हूँ। आगे से मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, सुरभि दीदी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। लेकिन शोरबी ने इनकार करके कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो नन्हे आरुष के सिर पर प्यार से थपथपाकर आगे बढ़ गई। वहीं शोभ ने उसे रोकने की कोशिश करके कहा, सुरभि, अंधेरा हो चुका है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसने सुरभि का हाथ पकड़ लिया। आगे से सुरभि ने अपना हाथ छुड़ाया और उसने सीधे शब्दों में कहा, शुभम, क्या तुम लिफ्ट वाली बात से नाराज हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आगे से ऐसा मत करना। झूठ छिपाना मुश्किल होता है, और मैं किसी को गलतफहमी में नहीं रखना चाहती। ये कहकर वो वहां से निकल गई। वहीं शुभम भी खड़ा रह गया। उसकी आंखों में हार का दर्द साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ सुरभि का अपार्टमेंट पास ही था, इसलिए उसने पैदल चलने का फैसला किया। कुछ दूर चलते ही उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, नितेश। सुरभि का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उस रात के झगड़े के बाद ये पहली बार था जब उसने कॉल किया था। कांपती उंगली से उसने फोन उठाकर कहा, हेलो। वहीं दूसरी तरफ सन्नाटा था। सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे वो दौड़ रहा हो या किसी गहरे आवेग में हो। शोरबी की धड़कनें रुक सी गई। उसने घबरा कर कहा, हेलो नितेश। उसके काफी देर बाद एक कर्कश क्रूर आवाज आई, जो कमीज तुमने पहनी है उसे उतार दो। ये ऑर्डर था। नितेश का स्वर जंगली और शैतानी हंसी से भरा था। शोरबी समझ गई कि वो उसे देख रहा है। उसका चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। वो जानती थी कि उसकी गाड़ी आसपास ही है। उसमें विरोध करने की ताकत नहीं थी। कांपते हाथों से उसने अपना कार्डिगन उतार दिया, जिससे उसकी ठंडी गोरी त्वचा रात की हवा में संपर्क में आ गई। तभी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही वो रोई, नितेश ने कहा, रो क्यों रही हो? मुझे तो ये सब देखकर मजा नहीं आ रहा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। सुरभि वहीं सड़क पर खड़ी रह गई। वो जानती थी कि वो चला गया है, शायद किसी और शिकार की तलाश में। उसने अपने आंसू पोंछे और पेट पर हाथ रखा। एक दबी हुई सिसकी के साथ उसने अपने अजन्मे बच्चे से बात करके कहा, बेटी, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए थे, लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो वो बहुत खुश होते। ये कहकर वो वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ी। इसी समय उधर मयूरी और सिद्धार्थ अभी भी लॉबी में थे। मयूरी ने सुरभि को जाते देख चिंता जताकर सिद्धार्थ से कहा, नितेश भाई क्या कर रहे हैं? झगड़े के बाद इतनी नफरत। वो सुरभि दीदी को खुद से और दूर क्यों कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, "हाँ, नितेश डरा हुआ है। 6 साल पहले सुरभि उसे छोड़ गई थी। वो अब भी उसके दिल में है। उसे लगता है कि अगर वो करीब गया तो फिर से टूटेगा।" उसकी बात सुनकर मयूरी ने मन ही मन में सोचा, मुझे कुछ करना होगा। मयूरी ये सोच रही थी, सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आगे से सिद्धार्थ ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, दूसरों की चिंता छोड़ दो, चलो घर चलते हैं। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, इनाम? लेकिन मुझे जश्न के लिए डिनर पर जाना है। मधु और बाकी सब इंतजार कर रही हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया। उसने निराशा भरी आवाज में कहा, मयूरी, तुम डिनर पर जाओगी?
इसी के साथ माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी मयूरी ने उसको मारकर कहा, सिर्फ 1 घंटा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, प्लीज तुम पहले आरुष को घर ले जाओ, मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगी। आगे से सिद्धार्थ ने नाराजगी में आरुष को गोद में ले लिया। गाड़ी में बाप बेटे के बीच अजीब सी खामोशी थी। आरुष शरारत कर रहा था और सिद्धार्थ के पैरों पर चढ़ रहा था, जिससे सिद्धार्थ ने खींचकर उसे कोने में बैठा दिया। घर पहुंचते ही सिद्धार्थ ने अपनी चाल चली। बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर एक हाथ जेब में और दूसरे में फोन लिए उसने मयूरी को कॉल करके कहा, मयूरी जल्दी घर आओ, और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो रो रहा है और बार बार तुम्हें बुला रहा है। ये सुनते ही नन्हा आरुष जो जमीन पर मजे से खेल रहा था अपने पापा को घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि पापा कितने झूठे हैं। तभी सिद्धार्थ ने फोन रखकर बेटे को देखा, उसको एक डील ऑफर करके कहा, बेटा जब मम्मी आए तो अपना पेट पकड़कर रोना, ठीक है? अगर तुमने अच्छे से एक्टिंग की तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने दिलवाऊंगा। आगे से आरुष भी समझ गया, मम्मी को पास रखने का तरीका यही है। उसने अपनी नन्ही छाती पर हाथ दे मारा और काम हो गया। वहीं आरुष की चिंता में मयूरी बर्दाश्त होकर लौटी। बेडरूम में घुसते ही उसने देखा आरुष बिस्तर पर लेटा है, सिद्धार्थ पास खड़ा है। मयूरी ने दौड़कर बेटे को गोद में उठाकर कहा, आरुष, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या अब भी दर्द है? माँ आ गई है। ये कहकर वो उसका पेट सहलाने लगी। आरुष जो नहा धोकर ताजा था, एक छोटे ऑक्टोपस की तरह अपनी माँ से चिपक गया। उसने अपना पेट दबाकर कहा, मम्मा। उसने अपनी एक्टिंग पूरी शिद्दत से की। सिद्धार्थ जो अब तक खामोश था बिस्तर पर घुटनों के बल आया। उसने मयूरी की कमर को छूकर गहरी आवाज में कहा, हमारा बेटा अब ठीक है, उसे बस तुम्हारी याद आ रही थी और मुझे भी। उसकी बात सुनते ही मयूरी झटके से पीछे हटकर नाराजगी भरे स्वर में बोली, तुम बच्चे की बीमारी का झूठ बोल रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ का मूड बदलने वाला नहीं था। उसने मयूरी को अपनी तरफ खींचा, लेकिन नन्हा आरुष भी अपनी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए सिद्धार्थ ने हार मानकर अपने बेटे के चेहरे पर चादर डाली और मयूरी को चूम लिया। उसने पूछा, खाना खाया? आगे से मयूरी ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए मैगी बनाता हूँ। ये कहकर वो किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद मयूरी नहाकर निकली। सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटा सिगरेट पी रहा था। उसका सुगठित शरीर, गीले बाल, लापरवाह अंदाज मयूरी के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। तभी उसने सिगरेट बुझाई और मयूरी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। पास ही टेबल पर मैगी का कटोरा रखा था। सिद्धार्थ ने तौलिए से उसके बाल पोंछकर कहा, ये तुम्हारे लिए है। मयूरी ने मैगी चखी। सब्जियां और बेहतरीन सूप के साथ उसने बहुत अच्छी बनाई थी। उसने तारीफ करके कहा, वाह हबी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये कहकर उसने खुश होकर सिद्धार्थ के गाल पर किस कर दिया। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके कान को हल्का सा काट कर शरारती अंदाज में कहा, अगली बार पहले मुझे खिलाओगी फिर खुद खाओगी। आगे से मयूरी ने उसे कोहनी मार कर कहा, तुमने झूठ बोला था ना, और उसको कोई दर्द नहीं था। सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामकर अपनी उंगलियों से लगाकर कहा, अगर मैं झूठ बोलता तो क्या तुम वापस आती? उसकी ये प्यार भरी बातें सुनकर मयूरी ने हार मान ली। इस आदमी की साजिश से जीतना नामुमकिन था। उसने मैगी का एक निवाला उसके तरफ बढ़ाकर कहा, खाओगे? सिद्धार्थ ने निवाला खाया और अपनी वाइफ को बाहों में और कस लिया। बाहर की दुनिया की उलझनों से दूर यहाँ सिर्फ उनका छोटा था और प्यार भरा संसार था। मयूरी ने आज्ञाकारी होकर माफी के कुछ धागे उठाए। सिद्धार्थ ने मुंह की तरफ और बढ़ाकर बोली, ठीक है। सिद्धार्थ ने मयूरी के छोटे हाथ से वो निवाला खाया, लेकिन अगले ही पल मयूरी के हाथ से कटोरा और चॉपस्टिक छीनकर दूर रख दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका पूरा शरीर सिद्धार्थ की मजबूत बाहों में समा गया। मयूरी का चेहरा उबलते हुए झींगे की तरह लाल हो गया। सिद्धार्थ की निगाहें उस पर जमी थी। वो चाहता था कि मयूरी के मुंह की बची हुई मैगी खुद खा ले। आगे से मयूरी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जब सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर दबाया तो उसकी चीख निकल गई। वो जानती थी कि बेड स्टैंड पर रखा है और मैगी का कटोरा अब ठंडा ही होने वाला था। आज रात भूख मिटाने का तरीका कुछ और था। अगली सुबह पिछली रात की बेपरवाही का असर साफ दिख रहा था। दोनों समय पर नहीं उठ पाए। तभी नन्हे आरुष की नींद खुली और वो करवट लेने के लिए पालने के नीचे जा गिरा। धम्म गिरने की वजह से वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसके
प्यारे माता पिता अभी भी गहरी नींद में थे। तभी नीचे हॉल में बैठी चंचल ने जब ऊपर रोने की आवाज सुनी तो वो घबरा गई। शिष्टाचार भूलकर उसने ऊपर आकर दरवाजा खटखटा कर कहा, मयूरी, सिद्धार्थ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस आरुष के रोने की आवाज आती रही, जिसकी वजह से चंचल ने दरवाजा खोला और अंदर भाग गई। नन्हा आरुष कालीन पर पीठ के बल लेटा रो रहा था। गनीमत थी कि कालीन मोटा था, इसलिए उसको चोट नहीं लगी। वो बस डर गया था। चंचल ने तुरंत उसे गोद में उठाकर कहा, आरुष बेटा रो मत, दादी आ गई है। तुम्हारे मम्मी पापा तो कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। तभी चंचल की नजर बिस्तर पर पड़ी। रजाई अस्त व्यस्त थी और जो दृश्य उन्होंने देखा उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आरुष ने मुड़कर अपने मम्मी पापा को देखना चाहा, लेकिन चंचल ने तुरंत उसका सिर घुमा दिया और बुदबुदा कर बाहर निकल गई। बेटे के सामने तो थोड़ा लिहाज करना चाहिए था। इसके कुछ देर बाद कमरे में धूप की तीखी किरणें मयूरी की आंखों पर पड़ी। वो जागी और अचानक उसे याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने खुद को उसके बगल में लेटे सिद्धार्थ को देखा। दोनों के दोनों बिल्कुल घबराहट में उसके मुंह पर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सिद्धार्थ की नींद टूटी। उसने भारी और रसीली आवाज में पूछा, क्या हुआ जान? मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कंबल लपेटा और फर्श पर कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ भाग गई। उसे पता था कि आरुष को कोई ले गया है और वो यकीनन उसकी माँ होगी। अब वो उनसे नजरें कैसे मिलाएगी? तैयार होकर जब मयूरी नीचे आई तो चंचल सोफे पर बैठी थी। मयूरी ने सिर झुकाया। माँ। चंचल ने उसे देखा। बड़ों की तरह उन्होंने स्थिति को संभाला और बस इतना कहा, फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखना। तभी सिद्धार्थ नीचे आया। सफेद धारीदार कमीज और भूरे रंग की पतलून में वो बड़ा तरोताजा और आकर्षक लग रहा था। उसको जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। उसने सहजता से कहा, माँ चलिए नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम आपको एक जगह ले चलेंगे। इसके बाद नाश्ते की मेज पर मयूरी ने सैंडविच खाकर सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ माँ को कहाँ लेकर जा रही हो? लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने दूध का घूंट भरा और खामोश रहा। तभी चंचल ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मयूरी बात यह है कि मैं अपने माता पिता को ढूंढना चाहती हूँ। मैं 8 साल की उम्र में अनाथालय चली गई थी। मुझे नहीं पता कि अब वो है भी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। हम सनशाइन अनाथालय कसोली जा रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मयूरी हैरान रह गई। उसने चौंक कर पूछा, माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आगे से चंचल ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, सिद्धार्थ ने मना किया था, तुम कॉम्पिटिशन्स में व्यस्त थी और वो तुम्हारा ध्यान नहीं बटाना चाहता था। ये बात सुनकर मयूरी का दिल भर आया। उसने टेबल के नीचे से सिद्धार्थ को हल्की सी लात मारी। ये उसका धन्यवाद करने का तरीका था। इस आदमी ने उसकी जीत के लिए सब कुछ संभाल लिया था। वहीं नाश्ते के बाद मयूरी ने अपना मिशन शुरू किया। उसने सबसे पहले शुरभि को फोन करके कहा, शुरभि दीदी, क्या आप आज आ रही जा रही हैं? नहीं, आपको हमारे साथ सनशाइन अनाथालय चलना होगा। मेरी माँ अनाथ है और उसने अपने माता पिता को ढूंढ रही है। अगर आप नहीं आई तो माँ बहुत दुखी होंगी। मयूर ने इमोशनल ब्लैकमेल कर पूरा इस्तेमाल किया और जिसे शुरभि मना नहीं कर सकी। फोन रखते ही मयूरी ने दूसरी कॉल नितेश को करके कहा, हेलो नितेश भाई, जल्दी आइए, हम अनाथालय जा रहे हैं। और हाँ, शुरभि दीदी कल हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। आज आखिरी मौका है, फैसला आपका है। इसके बाद मयूरी ने फोन रखकर खुद को शाबाशी दी। जोड़ियां बनाना तो कोई उससे सीखे। थोड़ी देर बाद विला के बाहर शुरभि पहले ही पहुंच चुकी थी। तभी एक चांदी रंग की पोर्श वहां आकर रुकी। देश वहां आ गया। उसको देखते ही शुरभि का चेहरा उतर गया। उसने मयूरी से कहा, मयूरी, ये यहाँ क्यों आया है? मयूरी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दीदी अगर प्यार है तो झगड़ा खत्म करो ना। तभी पोर्श की खिड़की नीचे हुई। शुरभि और मयूरी दोनों दंग रह गई। नितेश के बगल वाली सीट पर एक खूबसूरत जवान लड़की बैठी थी। सिद्धार्थ जो अपनी बेंटले के पास खड़ा था, उसने नितेश को देखा और मयूरी के कान में कहा, नितेश पागल हो गया है। जब मैं तुमसे नाराज था तब मैं किसी और लड़के को लाने की सोच भी नहीं सकता था। ये उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं नितेश गाड़ी में बैठा सब देख रहा था। उसने सामने बैठी लड़की, जिसका नाम स्नेहा था, उसने कहा, क्या उसे जलन होगी? वहीं उधर शुरभि ने नजरें झुका ली थी। तभी नन्हा आरुष दौड़कर आया और शुरभि का हाथ पकड़कर पोर्च की तरफ खींचने लगा। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, आंटी बैठो ना। आरुष को शुरभि के साथ ही जाना था। मजबूरी में शुरभि को नितेश की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठना पड़ा।
आरुष भी उसके साथ चिपक गया। नितेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। सुरभि ने आज शनेल की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बड़ी हसीन लग रही थी। गाड़ी में आते ही उसके शरीर पर वो भीनी भीनी दूध और शहद जैसी खुशबू फैल गई, जिससे नितेश का संयम ढूंढने लगा। तभी स्नेहा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन सुरभि खामोश थी। उसे नितेश की गाड़ी में वो दूसरी लड़की के साथ बड़ा असहज महसूस हो रहा था। वहीं अनाथालय का रास्ता पहाड़ और घुमावदार था। प्रेग्नेंट होने के कारण सुरभि को मतली आने लगी। उसने अपना मुंह ढक लिया। नितेश जो ये देख रहा था, उसने तुरंत गाड़ी रोकी और ऑर्डर देकर कहा, आगे आकर बैठो। आगे से सुरभि ने मना करके कहा, कोई जरूरत नहीं है।" नितेश हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दया नहीं क्रूरता थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिस सुरभि, अगर तुमने मेरी गाड़ी में उल्टी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मजबूर होकर सुरभि आगे वाली सीट पर बैठ गई। स्नेहा पीछे चली गई। सफर फिर शुरू हुआ। ट्रैफिक जाम लग गया था। तभी पीछे से आरुष ने कहा, आंटी चू 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 चू। उसकी बात सुनकर सुरभि घबरा गई। उसने नितेश से कहा, क्या आप गाड़ी रोक सकते हैं? लेकिन आगे से नितेश ने स्पाट आवाज में कहा, तुम खुद देख लो, जाम लगा है, मैं यहाँ नहीं रोक सकता। वहीं आरुष की हालत खराब थी। ये देखकर स्नेहा ने पानी की एक बोतल सुरभि को देकर कहा, दीदी इसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसकी बात सुनकर सुरभि शर्म से पानी पानी हो गई। उसके बगल में नितेश बैठा था, लेकिन बच्चे की मजबूरी थी, इसलिए उसने आरुष की मदद की। तभी नितेश ने मजाक उड़ाकर पीछे बैठी स्नेहा से कहा, क्या बोतल की चौड़ाई काफी है? उसकी बात सुनकर स्नेहा हंस पड़ी, लेकिन सुरभि का चेहरा अपमान से जल उठा। नितेश का ये रूप इतना बेशर्म और लापरवाह उसे अंदर तक तोड़ रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वो दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है। इसके बाद थकान और लगाव के कारण सुरभि को नींद आ रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई। अनजाने में उसका सिर लुढ़क कर नितेश की जांघों की तरफ झुक गया। तभी नितेश ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे सुरभि पूरी तरह से गिर गई। उसके देखा कि वो गहरी नींद में है। उसी वक्त सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से उतरा। उसने खिड़की पर दस्तक दी और उसने सोते हुए आरुष को गोद में लिया। सिद्धार्थ ने नितेश की गोद में सुरभि को देखकर पूछा, तुम बाहर नहीं निकलोगे? आगे से नितेश ने इशारा करके कहा, तुम अपने बेटे को ले जाओ। उसके साथ ही स्नेहा को भी दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया। अब गाड़ी में सिर्फ नितेश और सोती हुई सुरभि थी। दुनिया का शोर थम गया था। नितेश ने कांपते हाथों से सुरभि के बालों को कानों के पीछे किया। उसका चेहरा मासूम और शांत लग रहा था। उसने अपने अंगूठे से सुरभि की कनपटी को दबाना शुरू किया, ताकि उसे सर दर्द या मतली न हो। बस एक डॉक्टर था, उसे पता था कि उसे कहाँ आराम मिलेगा। नितेश ने मन ही मन सोचा, ये छोटी लोमड़ी, क्या उसे पता भी है कि ये कहाँ सो रही है? उसके दिल में प्यार और नफरत की जंग चल रही थी। वो सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन रुक गया। उसे याद आया कि कैसे उसने सुरभि को फ्लैट जूतों में चलते देखा था। उसने गाउन के साथ हील्स नहीं पहनी थी। ये सादगी और उसकी खुशबू उसे पागल कर रही थी। उसने सुरभि के होठों को छूने की कोशिश की, फिर रुक गया। उसे अपनी मानसिक स्थिति पर शक होने लगा था। वो उस पर मरता था, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, सुरभि, एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे तुम्हारे शरीर पर मरना होगा। उसका स्वर इतना धीमा था जिसे सिर्फ वो सुन सकता था। ऐसे ही दोपहर हो चुकी थी। दोनों गाड़ियां सनसाइन अनाथालय के गेट पर पहुंच गई। एक नई 2 मंजिला इमारत और हरे भरे मैदान के साथ अनाथालय बड़ा शांत और सुंदर लग रहा था। यहाँ एक पुराने राज का पर्दाफाश होने वाला था। पोर्श गाड़ी जब सनशाइन अनाथालय के गेट पर रुकी, तब जाकर सुरभि को होश आया। स्नेहा ने उसे जगाया। नितेश पहले ही गाड़ी से उतर जा चुका था। तभी बाहर सिद्धार्थ ने अपनी चंचल के साथ खड़ा था। उसने मुस्कुराकर चंचल से पूछा, माँ, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? अब क्या करेगी चंचल? क्या यहाँ पर्दाफाश हो जाएगा? कौन है आखिर चंचल के माता पिता? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी जिद्दी बिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।